Hello and welcome students. Myself Deep Jetwani and I am your physics faculty. So students last lecture के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में स्टूडेंट्स। फंडामेंटल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस की जो दूसरे सारे फोर्सेस का बेस है, जो दूसरे फोर्सेस बने हुए हैं वो इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर से बने हुए हैं स्टूडेंट्स। वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर ली थी। वैसे तो अभी के जो टॉपिक्स है वो ऐसे टॉपिक्स जो है कि तुम लोग अगर रीड करो तो तुम लोगों को भी इजीली समझ में आ सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा एक वीडियो लेक्चर ज़्यादा ले लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सही से अगर तुम लोगों को समझ में आ जाए तो बेटर रहेगा, फ्यूचर के लिए भी बेटर रहेगा। ओके, तो ये लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। ओके, इसके बाद से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। हम आज लेने वाले हैं व्हाट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब कि ये जो फोर्सेस हैं उनका यूनिफिकेशन करना यानी क्या, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे तो, कि यूनिफिकेशन करना यानी क्या। तो कि यूनिफिकेशन के बारे में मैंने एक वीडियो लेक्चर पहले से अपलोड किया हुआ है। यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शनिज्म क्या है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। लेकिन स्टूडेंट्स, यूनिफिकेशन की अगर हम बात करें, फोर्सेस का यूनिफिकेशन करना है मतलब मतलब बात ये करनी है कि फोर्सेस को जोड़ना है। अभी तुम लोग बोलोगे सर हमने इतने सारे फोर्सेस को जोड़ के चार तो बनाए हैं, अभी कितने जोड़ने हैं हमें और अभी कितने बनाने हैं हमें। तो उसके लिए उसका आंसर मैं तुम लोगों को देता हूँ स्टूडेंट्स कि साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट जो है वो अभी ये ट्राई कर रहे हैं कि अभी तक जितने भी फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस जो ढूंढे हैं, जो हमने बनाए हैं, उन फंडामेंटल फोर्सेस को क्या हम एक लॉ से ज्वाइन कर सकते हैं क्या। मतलब कि एक ही थियरी से चार फंडामेंटल फोर्सेस भी उसके अंदर आ सकते हैं क्या। मतलब कि ये लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि फोर्स यानी एक ही फोर्स, उसके बारे में अगर कोई भी स्टूडेंट बात करे या तो कोई भी फैकल्टी बात करे या तो कोई भी पर्सन बात करे तो वो एक ही फोर्स के बारे में बात हो। ठीक है, मतलब कि चार चार फोर्स याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल फोर्सेस के अलावा ये जो यूनिफिकेशन करने की बात बोल रहे हैं वो जो एक फोर्स बनाएंगे, इन चार में से भी एक बनाना है इन लोगों को। ठीक है, कि जिससे क्या हो, स्टूडेंट्स को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत ना हो, एक ही फोर्स हो जाए और उसके ये जो है, ये जो सारे सब डिविजन्स आ जाए, सब पार्टीशन पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो अभी डिस्कवरी तो चालू है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं इसके टॉपिक के अंदर क्या है। Physicists are thinking from years that aren't these forces different from forms of any one force. These thoughts to unify fundamental forces is called unification। मतलब कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं क्या उनको भी एक फोर्स बना के उनको भी यूनिफाइड करके हम उनका यूनिफिकेशन नहीं कर सकते क्या। ठीक है, तो हमने अभी तक कितने फोर्सेस फंडामेंटल पढ़े हैं, चार पढ़े हैं। उसमें से मैंने सबको, तुम सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीकेस्ट में से भी वीकेस्ट फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे भी थोड़ा स्ट्रॉन्गर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार फोर्सेस के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन चारों टॉपिक्स के बारे में, चारों फोर्सेस के बारे में हमने बात तो कर ली थी, लेकिन इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने नापा नहीं था। अभी स्टूडेंट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी क्या है, ये देखो, ये तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी क्या है, देखो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, तो उससे क्या मिलेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ मिलेगा। समझ में आ रही है बात, इन दोनों का रेशियो, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो। सो द आंसर इज 10⁻⁻38। और उसी तरीके से वीक न्यूक्लियर फोर्स का भी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा, 10⁻13। तो कैसे निकला होगा,
तो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू, और उस वैल्यू के साथ हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो वैल्यू होगी उसके साथ इसका और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी वही बात करनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों का रेशियो ले लो तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 10⁻²। तो ये हो गया उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स। अब आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, ओके। तो इसमें ज़्यादा कुछ बात करने जैसी है नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम लोगों को समझा दो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो कि उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है 10⁻38। 10⁻38 यानी क्या, तो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये इतने टाइम्स छोटा जा रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जितना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर स्ट्रेंथ 1 है तो इसकी होगी 10⁻38। ये रेशियो निकल गया। ठीक है, तो ये सबसे छोटा इसलिए इसका 4th नंबर के ऊपर आता है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स 3rd नंबर के ऊपर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2nd नंबर के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट इज इन द 1st प्लेस। ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है दैट इज 10⁻38। और एक बात बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका रेंज है वो इन्फिनिटी है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स उसका रेंज जो है वो बहुत ही कम है। बहुत ही कितना शॉर्ट है, तो कि सब न्यूक्लियर साइज जितना, दैट इज़ 10⁻16 मीटर्स के आसपास का। ठीक है, उतनी छोटी रेंज के लिए ही वो अप्लाई करता है, लेकिन ये बड़ी रेंज के लिए अप्लाई करता है। उसी की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट्स, वो इन्फिनिटी के लिए भी काम करता है, शॉर्ट के लिए भी काम करता है, शॉर्ट रेंज के लिए, वो न्यूक्लियर के अंदर भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है अभी तो। एंड देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका रेंज क्या है, तो उसका रेंज तो हमें पता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, न्यूक्लियस के बाहर उसका वैल्यू घटता जाता है। ठीक है, ओके चलो। और ये ऑपरेट्स अमोंग अमोंग है, मतलब कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा फोर्स ऑपरेट हो रहा है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रिनो, एंड देन चार्ज पार्टिकल्स, न्यूक्लियॉन्स, हैवियर, देन एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ये सब जो है वो ऑपरेट्स अमोंग है, यानी कि कहाँ कहाँ से ये फोर्स जनरेट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहाँ यहाँ से ये सारे फोर्सेस जनरेट होते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्ट्रियल डोमेन्स अंडर अ कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑस्टेड एंड फेराडे। देखो ये जो है यूनिफिकेशन की बात हो रही है। यूनिफिकेशन यानी कि जोड़ना। किन किन साइंटिस्टों ने फोर्सेस को जोड़ने की बात की थी, किन किन साइंटिस्टों ने, उन सब का नाम है, उन सब के ऊपर थोड़ा थियरी है, देख लो। ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं निकल सकता है। ऑस्टेड एंड फेराडे, ऑस्टेड नाम का साइंटिस्ट था और फेराडे नाम का साइंटिस्ट था। इन लोगों ने शोड दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन आर इन जनरल इनसेपरेबल। देखो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। पहले ओस्टेड फेराडे को आने से पहले, ओस्टेड और फेराडे आए थे, उसके पहले क्या था स्टूडेंट्स? उसके पहले ये बात थी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जितना भी डिस्कस करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा और मैग्नेटिज्म पूरा, वो दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। पहले ऐसे मानते थे लोग, लेकिन ये लोग जब यहाँ से आए, ऑस्टेड आया, फेराडे आया, उसके बाद मैक्सवेल भी आया। मैक्सवेल ने भी अच्छे काम किए थे इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। तब से ये बात शुरू हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिज्म के भी अंदर कुछ कनेक्शन है, कुछ कॉन्टेक्ट तो है ही है। ठीक है, नाउ मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स with the discovery that light is an electromagnetic wave। इसके बारे में शायद मैंने पहले बताया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव दैट हैव इलेक्ट्रिक वेव एंड एज वेल एज, दूसरा लगाता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज द मैग्नेटिक वेव। स्टूडेंट्स गूगल पे जाके एक बार देख लेना, इसका पिक देख लेना, इसका इमेज निकल जाएगा तुम लोगों को, इसका GIF भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैं तुम लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ दिखाता हूँ अभी, शॉकिंग बात, कि ये जो यहाँ पर है ना, ये तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ने ऊपर नीचे अप एंड डाउन ड्रॉ किया है। नहीं स्टूडेंट्स,
ये मैंने आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ, एक दूसरी बात बता देता हूँ, ये है अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये अपसाइड डाउन साइड है, और ये जो आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। लेकिन इन 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 बातों से तुम लोगों को क्या पता चला स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो भी दोनों फोर्सेस आने वाले हैं, दैट इज़, ओ सॉरी, जो भी दोनों वेव्स आने वाले हैं, दैट इज़ मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। मतलब कि जो थीटा बनता है इन दोनों के बीच में, वो 90 का बनता है। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, और यहाँ पे भी 90। ठीक है, ये है ईएम वेव्स। इसको, इसके ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगी इस टॉपिक को पढ़ने में। चलो, उसके बाद है Einstein attempted to unify gravity and electromagnetism but could not succeed in this venture. But this did not deter physicists from zealously pursuing the goal of unification of forces. लेकिन इसे अभी भी हमारे साइंटिस्ट लगे हुए, किसी ने छोड़ नहीं दिया है। ठीक है, कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, ऐसा किसी ने नहीं किया है। अभी भी हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं बेचारे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट के लिए बात करें तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ही है। इन सब को मैंने सिर्फ अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करके क्वेश्चन लगा के सही से प्रेजेंट कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं है। देखो, व्हाट आर कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ नेचर। मतलब कि अभी हमें किसके बारे में सीखना है स्टूडेंट्स? हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बाद हमने देखा यूनिफिकेशन कैसे करना है। अभी हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्सेस हमें मिले, या तो कोई भी क्वांटिटीज़ होती है, उनका अगर हमें कंजर्वेशन करना हो तो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, और कंजर्वेशन होता भी कैसे है, और किस किस का हो सकता है, उसका डेफिनेशन क्या होगा। मतलब कि अभी हमें पूरी बात करनी है अबाउट कंजर्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो सम फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है। दीज आर कॉल्ड कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम बोलते हैं कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स व्हाट? एक ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एनर्जी। ये तो तुम लोगों को आ गया है, शायद नाइन्थ के अंदर भी आया है। ये सारा बेस है ना, यहाँ से तुम लोग अभी जो पढ़ने वाले हो वो सब नाइन्थ के अंदर और टेंथ के अंदर आ चुका है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को ये मैंने वीडियो लेक्चर मैंने पहले नहीं बनाने वाला था। अगर रीड कर लेते तो भी समझ में आ जाता, लेकिन बहुत छोटा लेक्चर बन सकता है, तो क्यों इसको वेस्ट कर दे, इसको क्यों जाने दे, इसलिए ले लिया है वापस मैंने। तो मैं बात ये कर रहा था स्टूडेंट्स कि तुम लोग ने नाइन्थ के अंदर पढ़ चुके हो तुम लोग की कंजर्वेशन यानी क्या, कंजर्व्ड यानी क्या, उसके बारे में शायद तुम लोगों ने डिटेल ली होगी थोड़ी सी। वही डिटेल हमें यहाँ पे काम लगने वाली है, और वही बातें पूरी करने वाले हैं हम कि कंजर्वेशन करना है फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ नेचर। कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हम किसको बोलेंगे? देखो भाई, जो क्वांटिटीज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम एनर्जी की बात कर रहे थे, तो एनर्जी जो है ना स्टूडेंट्स, वो कभी बन भी नहीं सकती, कभी न्यू भी जनरेट नहीं हो सकती, ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तुम लोगों ने सीखा होगा, एनर्जी कैन नेवर बी जनरेटेड एंड नेवर एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, सो एनर्जी ना ही जनरेट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो ना ही जनरेट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, तो क्या होगा? जितना है उतना का उतना ही रहेगा ना। ये बात समझ रहे हो तुम लोग? तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये कंजर्व हुआ। कंजर्व मीन्स के जहाँ पे भी वर्ड आता है कंजर्व्ड, दैट मीन्स टू सेव, बचाना, एनर्जी बचाना। कहीं पे जा नहीं रही है, एनर्जी बचेगी, दैट इज कंजर्व। तो टाइम के साथ साथ बहुत साल चले गए, अर्थ के अंदर जितनी एनर्जी है उतनी की उतनी ही एनर्जी है, लेकिन एनर्जी के जो टाइप्स है वो हमने चेंज कर दिए हैं। नए नए टाइप्स भी हम डिराइव कर रहे हैं।
हम एक फॉर्म में से एनर्जी के एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। दीज आर कॉल्ड कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। चलो हम आगे बढ़े। इसके बाद राइट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है वो समझ लीजिए, ये भी आ चुका है 9th के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, दैट इज ME, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई थिंक पता होना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन अगर ना पता हो तो कोई बात नहीं, सुन लेना अभी से, याद रख लेना, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, देखो मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है, एक तो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। देखो तो हम ME का फॉर्मूला कैसे कैसे सेट करेंगे कि ME के फॉर्मूले में हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, दैट इज, ऐसे लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी एंड देन प्लस करके क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि जो हमारा ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। अभी तुम लोगों को वो भी नहीं पता होगा शायद से, अगर पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पहले तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर आता हो तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके पहले अपने आप में सोच लो, फिर इस वीडियो को आगे देखो, ठीक है। चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम जब मोशन देते हैं तब उस मोशन की वजह से उसको जो एनर्जी मिलती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जब मोशन में आता है तो मोशन की वजह से उसको जो एनर्जी मिलती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो मोशन की वजह से ये आती है, रेस्ट कंडीशन के ऊपर ना हो तब ये आती है। अब फिर पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एक स्लोप है यहाँ पे, एक बॉल को यहाँ पे रख दो, क्या होगा भाई, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ यार, बताओ बताओ, नीचे जाएगा जाएगा नहीं जाएगा, ओबियसली जाएगा। क्यों जाएगा, देखो यहाँ पे ना ही किसी ने धक्का दिया है, ना ही कोई लात मार रहा है, ना ही कोई उसको धक्का दे के फोर्स लगा के नीचे डाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है कोई, फिर भी ये नीचे जाएगा। यहाँ पे क्यों नीचे जाएगा बताओ, क्योंकि स्लोप है। तो स्लोप है तो क्या हुआ, तो कि देखो भाई, अभी मैं तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का इसका बारे में बात करते हैं अभी हम। तो क्या होगा, यहाँ पे जो था वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कुछ थी, अभी वो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कैसे जनरेट हुई, क्यों जनरेट हुई, हाइट की वजह से जनरेट हुई ना यार। देखो सपोज कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे स्लोप सेट किया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका एच जितनी हाइट है, तो इस हाइट की वजह से इस बॉल के अंदर एक एनर्जी जनरेट हुआ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलेंगे कि ये एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट को या तो कोई भी ऑब्जेक्ट के प्लेस एंड पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेस एंड पोजीशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है स्टूडेंट्स, उसी को तो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऊपर से रखा नीचे गिरा, वो पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, लेकिन मैं ये भी बात मानेंगे हम कि भाई इसके अंदर अभी तो पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ना शुरू हो गया तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, फिर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और यहाँ से स्पीड बढ़ जाती है, आगे आगे बढ़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ पे कोई दीवार लगा दो, दीवार लगा दो यहाँ पे, तो ये बॉल रुक जाएगा, यहाँ पे धक्का यहाँ पे लगेगा, पीछे जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा, रुक जाएगा, अगर स्लोप होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, या तो अगर यहाँ पे स्लोप नहीं होगा तो क्या होगा, धक्का लगेगा, पीछे चला जाएगा, फिर थोड़ी देर चलेगा, फिर यहाँ पे स्लोप में जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस रुक जाएगा, कहीं पे भी रुक जाएगा। इन शॉर्ट थोड़े से टाइम के अंदर ही ये बॉल रुक जाएगा। तो तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी
दैट इज के ई, वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक के अंदर। लेकिन एक और बात बताऊं, अगर बात पता ना हो तो स्टूडेंट्स, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सीधी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, और जितनी पोटेंशियल होगी वो सीधा काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। और इन दोनों का सम करने से जो आंसर मिलता है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज व्हाट? दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करो, आंसर सपोज कि 2 जूल है तो 2 जूल ही मिलेगा, देख लेना। अगर 20 जूल है, अगर 200 जूल है तो 200 ही मिलेगा, वो भी देख लेना। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का क्लियर हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है? ठीक है, वेरी गुड। तो याद इतना रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लेस और पोजिशन, जगह या पोजीशन कैसी है उसकी, उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो अभी हम फटाक से इसको देख लेते हैं कि फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज व्हाट? दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी हमने बात की स्टूडेंट्स, देखो ये क्या बोल रहे हैं आगे, पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, हमने वही बात की स्टूडेंट्स। द एग्जाम्पल इज द free fall of an object under gravity. Both the kinetic energy of the object and its potential energy change continuously with time, but the sum remains fixed. लेकिन उसका जो sum है वो remains fixed रहता है, वो sum fix रहेगा। एक एग्जांपल देता हूँ अगर तुम लोगों को, एक फ्री फॉल वाला, एक मेरे पास एक इसके ऊपर से मुझे एक चीज़ याद आया फ्री फॉल के ऊपर से, कि एक एक्सपेरिमेंट बीबीसी न्यूज़ चैनल वालों ने किया था। बीबीसी चैनल वालों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मुझे एक एक्सपेरिमेंट याद आया, वो तुम लोगों के टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। टेक्स्ट बुक के अंदर आई थिंक राइट साइड के पेज के ऊपर लिखा हुआ है, नीचे की लास्ट पैराग्राफ के अंदर। वो एक्सपेरिमेंट को तुम लोग अगर समझ ना पाओ स्टूडेंट्स, तो मैं आज एक काम करता हूँ कि तुम लोगों को इस वीडियो का एक लिंक जो है वो मैं तुम लोगों को पहुँचा देता हूँ। ठीक है, एनी हाउ मैं तुम लोगों को आज पहुँचा देता हूँ। ओके, या तो हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे ना, इस वीडियो के नीचे ही वो लिंक डाल देंगे ताकि तुम लोगों को इजीली मिल जाए। और अगर उसके नीचे ना हो तो तुम लोग में ये वीडियो देख के उसके बाद मेरा कांटेक्ट करना, मैं तुम लोगों को वो जो लिंक है वो भेज दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्लियर है। सो नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। देखो अभी अभी हमने बात की स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? पूरे का पूरा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, और काइनेटिक जो रुकेगा तो वो पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यार समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? पक्का पक्का, वेरी गुड, पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 के ऊपर जाते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द स्टोन। देखो ये लोगों ने एक जो एक्सपेरिमेंट लिया है ना, वो दैट इज़ एक यहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ है, वो बीबीसी न्यूज़ वाला जो है ना एक्सपेरिमेंट, वो भी यही है। और यहाँ पे एक फेदर फॉल रखा हुआ है, फेदर रखा हुआ है, फेदर इन सेंस, तो फेदर को हमें फॉल करना है नीचे, और इस स्टोन को भी फॉल करना है। दोनों को एक साथ में गिराएंगे ऊपर से, बहुत हाइट बहुत ऊंचा है, तो नीचे तक क्या लगता है तुम लोगों को कौन पहले पहुंचेगा? तुम लोगों का आंसर होगा कि सर जो ऑब्वियस बात है यार, कैसा सवाल कर रहे हैं आप, जो हेवियर होगा वही नीचे पहुंचेगा ना। नहीं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से एयर रेजिस्टेंस हटा दूँ, एयर रेजिस्टेंस निकाल दूँ, तो दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही टाइम के ऊपर नीचे गिरेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी होगा, बट जो एयर है वो हमने बाहर खींच लिया है, वैक्यूम जनरेट कर दिया है हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात?
अगर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा तो ग्रेविटी दोनों के सबके ऊपर सेम लगता है, वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ओके, चलो। एंड देन क्या है, हाउ एनर्जी इज कंजर्व व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड। अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द स्टोन। So in this situation, mechanical energy is not conserved, but the initial potential energy is converted into heat and sound energy forms. Hence, system has constant total energy. यहाँ पे एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगा, लेकिन एक सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल होगा। कैसे होगा कि देखो, एक स्टोन है, उसको हमने गिराया, बहुत ऊपर से गिराया, ठीक है। जैसे वो ऊपर से गिरा तो उसके साथ साथ वो एयर के साथ रजिस्ट होता है, क्योंकि एयर के साथ साथ रजिस्ट होगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगा, हीट एनर्जी भी जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो जब स्टोन ऊपर से नीचे गिरता है तो थोड़ा सा एयर की वजह से, फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से आवाज़ आता है, वो आवाज़ साउंड एनर्जी के फॉर्म में जनरेट होगा, वो भी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे गिरेगा। मतलब कि यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक में भी इसका कन्वर्जेशन हुआ है, फिर उसके साथ साथ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ है, और उसके साथ साथ हमारा तीसरा दैट इज साउंड एनर्जी के अंदर भी एनर्जी कन्वर्ट हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हमें कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो भाई एक बात बता दूं कि मास जो है वो तुम लोगों को भी पता है कि मास जो है वो हर जगह के ऊपर हमेशा सेम रहता है। दूसरी एक बात तुम लोग बोलोगे सर ऐसा नहीं होता है, मून के ऊपर जाते हैं तो हमारा वेट घट जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स वेट घट जाता है, ध्यान से समझो, वेट घटता है, मास नहीं घटता है। W इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तुम्हारा मास हर जगह के ऊपर सेम रहता है, सारी जगह के ऊपर, लेकिन तुम्हारा वेट चेंज होता है। क्यों चेंज होता है वेट स्टूडेंट्स? क्योंकि तुम्हारा ग्रेविटी चेंज होता है, इसलिए भाई। अर्थ के ऊपर तुम्हारा ग्रेविटी है, सपोज मान लो 9.8 नहीं ले रहा हूँ मैं, थोड़ा वो हो जाएगा, गिनने में प्रॉब्लम पड़ेगा, तो 9.8 नहीं ले रहा हूँ। अगर ग्रेविटी तुम्हारा 10 है तो क्या होगा, और मास अगर मान लो तुम्हारा 5 है, तब तुम्हारा वेट कितना मिलता है? 50 kg। कितना मिलता है? 50 kg। तो तुम लोगों में से जिसका भी वेट 50 kg है वो तुम लोग देख लो भाई कि तुम लोगों का मास कितना होगा, 5, ठीक है, 5 kg तुम्हारा मास होगा, और वेट कितना होगा? 50। तुम लोग समझ पा रहे हो? अभी मून के ऊपर ग्रेविटी इतनी नहीं होती है, तो जहाँ जहाँ पे जितनी जितनी ग्रेविटी होती है उसके हिसाब से वेट चेंज होगा। ये बात तुम लोग सीख लेना यार अभी से, क्योंकि ये 11th में भी आने वाली है आगे, मतलब 11th में तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आगे आने वाली है। सो अंटिल द एडवेंट ऑफ Einstein's theory of relativity, the law of conservation of mass was regarded as another basic conservation law of nature, since matter was throughout to be indestructible. It was an important principle used, for example, in the analysis of chemical reaction। अगर chemical reaction की बात हम करें स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, वो तुम लोगों को पता होगा ना, यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स 2 3 4 जितने भी हो, प्रोडक्ट भी उतरे वो 1 2 3 4 कितने भी मिले, लेकिन रिएक्टेंट के अंदर हर एक जो भी पार्टिकल हमने लिए हुए हैं उसका मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा कैसे होता है? सेम होता है, इसलिए वो कंजर्व रहता है, ठीक है। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, the changes in the binding energy are too small to be measured as the change in mass, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास दोनों सेम रहता है। ये केमिस्ट्री के अंदर भी काम लगेगा, 10th के अंदर सीख भी चुके हो तुम लोग ये बात, ठीक है। नाउ गिव इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन। तो इंफॉर्मेशन में क्या देते हैं हम? अ केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अमॉन्ग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की हम अगर रीअरेंजमेंट करें तो केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो जाता है। सपोज कि H हाइड्रोजन एंड C इज फॉर क्लोरीन। अगर
HCl, एक बात ले लो कि HCl है, उसको अगर हम NaOH के साथ फॉर्म कर देते हैं NaOH, क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा हमें, सॉरी यहाँ पे HCl लगाना है, हाँ HCl, ओके। सो हमें क्या मिलेगा? हमें NaCl मिल जाएगा यहाँ से, और ये H2O यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, तो NaCl और H2O हो जाएगा। तो देखो तुम लोग देखो, देख पा रहे होगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, तो रीअरेंजमेंट हुआ, उसी के साथ हम क्या बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन इज फॉर्म। ओके, क्लियर है? So the total binding energy of the reacting molecules is less than the total binding energy of the product molecules. The difference appears as heat and the reactions is exothermic. Students, exothermic reaction होता है यहाँ पर, ठीक है? एक होता है एंडोथर्मिक, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। ओके स्टूडेंट्स, तुम लोगों को इन दोनों की डेफिनेशन लिख के मुझे देना है, एक एग्जाम्पल भी उसके साथ ज्वाइन करके तुम्हें मुझे होमवर्क में भेजना है स्टूडेंट्स। नाउ द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस। इट मीन्स के एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑपोजिट में भी सेम होगा। हाउएवर सिंस द एटम आर merely rearranged but not destroyed, यहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन ऑफ रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। देखो आइंस्टाइन का तुम लोगों को पता है कि हम सब लोग क्या बोलते हैं कि बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला किसने दिया? हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन ने दिया, लेकिन यह बात ही गलत है। आइंस्टाइन ने बॉम्ब बनाने की बात ही नहीं की है। आइंस्टाइन ने किसकी बात की है? एनर्जी की बात की है उसने। ठीक है, उसका ब्रेन जो था वो एनर्जी के बारे में बोलता था, लेकिन हमारे शैतानी दिमागों ने क्या कर दिया, उसके एनर्जी वाले ब्रेन को उठा के हमने बोल दिया भाई ये तो आइंस्टाइन ने बोला हुआ है, हमने कहाँ पे बोला हुआ है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स देखो, E=mc²। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, एम ये क्या है? एम इज द मास, ओके, एंड सी क्या है? सी यहाँ पे क्या है? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज कितना होगा? ये लिख लेना स्टूडेंट्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। ये उसका स्पीड है लाइट का। ठीक है, क्लियर है? वैक्यूम के अंदर स्पीड है, ओके। एंड इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस मास गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी। ठीक है, मास कभी कभी जो है न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है अभी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मतलब कि इतनी एनर्जी जनरेट होगी, इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि आई थिंक कि कभी हमें एनर्जी के लिए कहीं पे भी भटकना ना पड़े। लेकिन उसके लिए रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स चाहिए होंगे यार, जहाँ से एनर्जी बहुत ज़्यादा मिले, ओके, तो ही ये सब पॉसिबल है। लेकिन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ढूंढना वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे आगे वाले लोग के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, दैट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे लॉज है वो हमें उसको एक्सप्लेन करना है। देखो, इट ऑफन हैपन्स दैट वी कैन नॉट सॉल्व द फुल डायनामिक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्टिकल्स एंड फोर्सेस। हम अलग अलग पार्टिकल के ऊपर अलग अलग, सपोज कि एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी में यहाँ अलग अलग फोर्सेस तो लगते नहीं, अगर लगेंगे तो भी पॉइंट में चेंजेस आएंगे, इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो हम इस पूरे बॉडी को क्या करेंगे भाई, एक पार्टिकल गिन लो और इसका फोर्स कितना है, इस एक पार्टिकल का जितना फोर्स होगा वो पूरी बॉडी का फोर्स होगा। ठीक है, नाउ द कंजर्वेशन लॉज कैन स्टिल प्रोवाइड यूजफुल रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, वी मे नॉट नो द complicated forces that act during the collision of two automobiles, yet momentum conservation law enables us to bypass the complications and predict or rule out possible outcomes of the collisions. In nuclear and elementary particles phenomena also, the conservation laws are important tools for analysis. देखो पूरा बात बताने में ये बात बोल रहे हैं कि भाई ये जो
हमारे पास कंजर्वेशन लॉज है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, इसी 11th में आगे पढ़ेंगे हम, कि जब कॉलिशन होता है किसी भी दो बॉडीज़ का, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का कॉलिशन होता है, तब क्या होता है, तो कि कॉलिशन के टाइम के ऊपर भी अगर हमें मोमेंटम के रूल पता है, सपोज कि एक मैं बात बताऊं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का हमेशा कंजर्वेशन होता ही होता है, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले और ब्लास्ट होने के बाद मोमेंटम कंजर्व रहता है। दूसरा एक एग्जांपल दूं, जो गन है, गन, ठीक है, गन जो है वो यहाँ से छोड़ने से पहले भी और छोड़ने के बाद, मतलब कि ट्रिगर दबाने के पहले और ट्रिगर दबाने के बाद, गन जो होती है वो हमेशा पहले और बाद की सिचुएशन में मोमेंटम के कंजर्व्ड ही रहती है, मतलब कि उसका मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड देन यूजिंग द कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ फॉर बीटा डी के वुल्फगैंग पाउली correctly predicted in 1931 the existence of a new particle now called neutrino, अभी जिसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, न्यूट्रिनो के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन आएगी तुम लोगों को। इमिटेड कब इमिट होता है? इमिटेड इन बीटा माइनस डी के अलॉन्ग विथ द इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने तुम लोगों को बोला हुआ था, याद है, एक बीटा माइनस डी के आता है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में ही बोला था, और बीटा प्लस डी के भी आता है। ठीक है, तो उसमें बीटा माइनस डी के साथ साथ जो है ना वो न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो रिलीज हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट चैप्टर के लिए इट इज़ इनफ। ओके, एक बार फर्स्ट चैप्टर पूरा रीड कर लेना, अगर कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, और एक बात ये, व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देना, फ़ोन करने से सही रहेगा, एक मैसेज डाल दोगे तो मैं जब फ्री होऊंगा सामने से आपको जो भी बात तुम लोगों को क्वेश्चन करना होगा मैं सामने से तुम लोगों को समझा दूंगा, फ़ोन करके या तो मैसेज डाल के, कैसे भी करके। ठीक है, ओके डन। तो अब से हम आई थिंक कल या तो परसों, कल तो संडे है, लेकिन आई थिंक मंडे से मैं तुम लोगों को एक वीडियो दे दूंगा सेकंड चैप्टर का। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज के लिए रखते हैं इतना। ओके, गुड।